नमस्ते प्यारे भैया बहनों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे वो सेकंड अध्याय का मौर्य साम्राज्य। इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया। आज हम दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला भाग है वो है मौर्य काल। तो मौर्य काल का कालखंड कहाँ से कहाँ तक। इससे पहले हमने महाजनपद काल पढ़ा, यानी 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। उसके बाद में साम्राज्य काल शुरू होता है और साम्राज्य काल में मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड है वो है 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। इस कालखंड के बीच में मौर्य साम्राज्य का कालखंड है। मतलब 322 ईसा पूर्व साम्राज्य की स्थापना हुई और 184 ईसा पूर्व तक ये साम्राज्य चला। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, उसकी जानकारी किस किस मिलती है। मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, उसकी जानकारी किन किन स्रोतों में मिलती है। उनकी जानकारी किन किन स्रोतों में मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य स्थापना यहाँ पर क्षेत्र है मगध, ठीक है, मगध। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इस संपूर्ण क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्रसार हुआ, इसकी जानकारी किन किन स्रोतों में मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी साहित्य से भी जानकारी मिलती है। इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसको कितना भागों में बांटा गया है? 3 भाग। 3 मूल भाग कौन कौन से? इधर देखो, सबसे पहले है वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत और दूसरा पार्ट है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है वो है विदेशी साहित्य। तो सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी इस मूल रूप से साहित्यिक कौन कौन सा स्रोत है इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ है, उसके बाद में जो धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ है उनके बारे में पढ़ेंगे, या फिर लास्ट में पढ़ेंगे विदेशी साहित्यिक ग्रंथ कौन कौन से, उसके बारे में क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोत। तो चाणक्य यानी कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य गुरु थे, चाणक्य को या कौटिल्य को, विष्णुगुप्त को, इसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इसमें जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। उसके बाद में दूसरी पुस्तक बात कर लेते हैं विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। फिर सोमदेव का कथा सरित सागर। फिर चौथी बात करता है सेमेंद्र की वैद कथा मंजरी। इन पुस्तकों में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इन लेखकों द्वारा लिखित ग्रंथों में जानकारी मिलती है, वैद कथा मंजरी। इसके अलावा कुछ और अन्य ग्रंथ जैसे दीपवंश, महावंश, परिशिष्ट पर्वन, इनमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो एक ग्रंथ और है भद्रबहु का कल्प सूत्र।
इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन किन ग्रंथों में मिलती है? तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर और सैमेंद्र का वध कथा मंजरी, दीपवंश, महावंश, परिशिष्ट पर्वन और भद्रभव का कल्पसूत्र, इन साहित्यिक स्रोतों में जानकारी मिलती है। फिर विदेशी जो साहित्यिक ग्रंथ है उनमें भी कुछ जानकारी मिलती है। जैसे विदेशी साहित्यिकों ने यूनानी आए थे भारत, उन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे, उनमें भी जानकारी मिलती है। कुछ चीनी आए थे, इससे ह्यांसान, फायान वगैरह, उन्होंने ग्रंथ लिखे, उनमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से? एक बात कर लेते हैं यूनानी साहित्य। कौन सा भी? यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य में किन किन ग्रंथों मिलती है? एक सबसे पहला आता नाम मेगास्थनीज। मेगास्थनीज याद रहेगा, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसमें जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इंडिका वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, इसको पढ़कर खूब सारे इतिहासकार अन्य ग्रंथ लिखे, उसमें जानकारी मिलती है, लेकिन ये मूल स्रोत था उस समय का, इसका भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी का। इसके अलावा खूब सारे जो यूनानी साहित्यकार रहे हैं, प्लिनी, एरियन, स्ट्रेबो, इन सभी के साहित्य ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य काल के संपूर्ण कालखंड की जानकारी मिलती है। खास तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। इसके अलावा अन्य विदेशी साहित्य, चीनी यात्री भारत में आए, चीनी यात्री यात्रा करने के लिए उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, ग्रंथ लिखे, उनमें भारतीय मौर्य साम्राज्य के कालखंड की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? तो हमने पहले पढ़ा वैनसांग, इत सिंह और साथ में फायान। तो हम ये कह सकते हैं, ये चीनी यात्री फायान जो चंद्रगुप्त द्वितीय काल भारत में मौर्य काल के बारे में कुछ विवरण लिखा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन विदेशी साहित्य ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो ये आपको समझ आ गया, साहित्यिक ग्रंथों में ये, विदेशी साहित्यिक ग्रंथों में ये, एक साहित्यिक ग्रंथों में और एक भाग आता है, जैसे इधर मैं लिखता हूँ तमिल ग्रंथ, संगम साहित्य। कौन सा? संगम साहित्य। संगम साहित्य में तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ। संगम साहित्य में कौन सा? तमिल ग्रंथ, जिसका नाम है अहरनामू और मुरनानूर। ये दो तमिल ग्रंथ है साहित्य, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सब भारत को जीता है। ये जानकारी कौन से तमिल साहित्य ग्रंथ देते हैं? एर्नामुर और मन्नानूर, ये दोनों जानकारी देते हैं। इसका मतलब क्या है? इन पुरातात्विक स्रोतों से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक कौन कौन से स्रोत है, उसमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो आगे वाला टॉपिक क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी इस प्रकार के स्रोत जो आज भी अवशेष के रूप में विद्यमान है, जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत या पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक पुरालेखीय आता कौन कौन सा भाग है? किसमें भाई? पुरातात्विक या पुरालेखीय कौन कौन सा भाग आता है? तो सबसे पहले आते हैं शिलालेख। क्या आता है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख आदि। तो मौर्य साम्राज्य जानकारी दो शिलालेख में होती है। एक इधर यहां पर है खारवेल का हाथी गुफा लेख, खारवेल का हाथी गुफा लेख, खारवेल का हाथी गुफा लेख। और इधर है जूनागढ़, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त का साक्षी, नाम का साक्षी इस अभिलेख में मिलता है, रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके अलावा किसके अभिलेख? अशोक के अभिलेख, अशोक के
अभिलेखों में भी किसकी जानकारी मिलती है? अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब अशोक के कौन कौन सा अभिलेख है? अशोक के शिलालेख भी है, स्तंभलेख है, गुहालेख है। इसके अलावा किससे जानकारी मिलती है? इसके अलावा जानकारी मिलती है सिक्कों से, सिक्कों से भी जानकारी मिलती है, सिक्कों से भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा किससे जानकारी मिलती है? इसके अलावा मृद भांड, मृद भांड इन मिट्टी के बर्तनों से जानकारी मिलती है। उत्तरी काली चमकीली, उत्तरी काली चमकीली, उत्तरी काली चमकीले, चमकीले क्या मिले? मिट्टी के बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन, मृत भांड मिले। उत्तरी काली चमकीले मृत भांड किस काल के हैं ये मौर्य काल। किस काल के? मौर्य काल के मृत भांड मिले, जिसको NBW भी कहते हैं, NBW भी बोला जाता है। नॉर्थ ब्लैक पोएट्री वेयर है या NBPW कह सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के उत्तरी काली चमकीले मृद भांड मिले हैं। किस काल के? मौर्य काल के। अभी तक ये पढ़ा है हमने कि मौर्य काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। तो हमको 3 भाग याद रखना, क्या? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विधि साहित्य, ठीक है। और ये हो गया कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। इसमें शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इसमें 2 मूल स्तंभलेख है, शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख और एक खारवेल घाटी गुफा लेख, ठीक है। इन दोनों में किसकी जानकारी मिलती है? इन दोनों में मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। आपको ये याद रखना है। अब आगे वाला टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है मौर्य काल का प्रथम राजा। किस प्रकार मौर्य काल की स्थापना भारत में हुई? किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? किस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं किस प्रकार यहाँ पर। तो मगध में यहाँ पर मौर्यों से पहले मगध में यहाँ पर नंद वंश का शासक था। और एक टॉपिक पढ़ेंगे तीसरा विधि साहित्य में, उसमें पढ़ेंगे अभी सिकंदर का आक्रमण यूनान से भारत में किस प्रकार आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक नहीं था। यहाँ पर एक अच्छा राजा शासन करा था नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने की, लेकिन उसकी पीढ़ियां धीरे धीरे कमजोर और इस प्रकार की हुई, जिसकी वजह से संपूर्ण क्षेत्र क्या है इस मगध की नंद वंश से क्या था? नाराज था। और उस समय नंद वंश का जो मूल राजा था वो था घनानंद। मूल राजा था, उसका नाम था घनानंद। घनानंद भोग विलासी था, भोग विलास में डूबा हुआ था, जनता बहुत दुखी थी। उस समय यहाँ पर एक विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य बोलो विष्णुगुप्त को या कौटिल्य को। तो चाणक्य को लगा भाई हमारी भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बार से डाकू आक्रमण करता है, इसे लूट के चले जाते हैं विकास। तो सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा? मगध है। मगध के राजा के पास जाता हूँ और उनको जो दास धर्म होता है राजा का वो समझाने के लिए। तो एक दिन क्या करते हैं चाणक्य यहाँ मगध में नंद वंश के राजा घनानंद के दरबार में जाते हैं और जाकर बोलते हैं महाराज राज्य की शासन व्यवस्था सही नहीं है। तो महाराज क्या होते हैं? नाराज होते हैं। वो चाणक्य को उठाकर महल के बाहर फेंकवा देते हैं। उस दिन चाणक्य शपथ लेता है कि मैं क्या करूंगा, एक अच्छे साम्राज्य सम्राट का निर्माण करके इस मगध की राजगद्दी पर बिठाऊंगा, ठीक है ना। ये बैठने के योग्य नहीं है। यहाँ से तो क्यों निकलता है कि ऐसा राजा मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर वो यहाँ से, ठीक है ना, उत्तरी पहाड़ यहाँ से होते हुए यहाँ से सीधे आगे जाते हैं, तक्षशिला की ओर जाते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए सीधे आगे जाते हैं, तो ऊपर हिमालय की ओर जाते हैं। तलहटी भाग में पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर जाते हैं। तो वहां पर जंगल है, जंगल में कुछ बच्चे एक गेम खेलते हैं राज की, और उस गेम में 7-8 बच्चे होते हैं, कुछ प्रतियोगिता करते हैं। इन प्रतियोगिता पार करके जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा उसको राजा बनाएंगे। तो उस समय एक बालक था, उसने सभी प्रतियोगिताएं अच्छी तरीके से जीती। चाणक्य उन सभी मतलब बालकों के खेल को, बच्चों के खेल को देख रहा था। तो जैसे ही वो बालक जीता, अन्य मित्रों ने क्या किया, एक घास को उसकी सिंहासन बनाया, उसके ऊपर बिठाया, और बैठने के बाद उस बच्चे ने कहा था कि मेरा साम्राज्य सुखी होगा, मैं ये इस प्रकार कार्य करूंगा। तो चाणक्य ने कहा मेरे को जो शिष्य चाहिए था, इस भावी भारत का सम्राट चाहिए, तो मिल गया, ठीक है। और उसके बाद उस बच्चे के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं आपको मेरा शिष्य बनना है,
उसने कहा जी गुरु जी शिष्य बन जाऊंगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, उनको लेकर तक्षशिला महाविद्यालय जाता है कौन, चाणक्य, इस बालक के, और उसका नाम होता है चंद्रगुप्त, उसका नाम है चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त को वहाँ पर क्या दी जाती है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है, ठीक है ना। उसको राज प्रबंधन और राजनीतिक शिक्षा और साथ में सैनिक कौशलता सीखी जाती है। और इस क्षेत्र में छोटे छोटे खूब सारे राज्य थे, वहाँ से उनके खूब सारे मित्र होते हैं, ठीक है। उनको साथ लेकर एक छोटी सी फौज बनी, किसने, चाणक्य। अब पता है ये लगाना है मौर्य थे और मौर्य, तो भाई इसके बारे में इतिहासकार खूब सारे मत, 2-3 मत, खूब सारे मत हैं। तो ये याद रखना है, यहाँ से जिस समय उत्तर की ओर बढ़ रहे चाणक्य तो समय यहाँ पर एक गाँव था, ग्राम, ठीक है, और उस ग्राम में कोई ग्राम प्रधान था, ठीक है। तो उस गांव में खूब सारे मोर या ऐसा इतिहास में मूल जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन मिलती है यहाँ पर खूब सारे म्यूर थे, और म्यूरों की वजह से यहाँ का म्यूर गांव बाजा गया, और उसका प्रधान था, म्यूर के नाम जाना जाता है, इसलिए इसको मौर्य कहने लगे। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, इसकी माता का नाम मूरा है, मूरा के नाम पर इसका नाम मौर्य पड़ा है। अलग अलग ऐसी शख्स हमको याद करना और नॉर्मल इतना याद रखा, बाकी मूल बात ये याद रखा, तक्षशिला महाविद्यालय गए और तक्षशिला महाविद्यालय में खूब सारी चीजें उन्होंने सीखी। सीखने के बाद में, ठीक है, वापस उसने कहा तेरे को मगध के साम्राज्य को जीतना है, तो खूब प्रयास करता है। कौन भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य खूब प्रयास करता है, एक लाखों का गिरोह बनाता है, खूब सारे अपने मित्रों की सेना बनाती है, बार बार बहुत के ऊपर आक्रमण करता है, सफल नहीं होता है। क्यों सफल नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जाता है बीच में आक्रमण करता है। कुछ समय बाद दुखी होकर वो जंगल के पास एक झोपड़ी में गया, तो वहाँ पर एक बूढ़ी महिला थी। उसने कहा चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा मैं भूख लगी है मेरे को। तो उस महिला ने खींच बनाया गर्मा गर्म, और जैसे ही उसने किया वो खींच खाने के लिए हाथ में डाला, आग जल गया। तो उसने कहा वो बेस बदला हुआ था। उस महिला ने कहा तू चंद्रगुप्त मौर्य जैसा है, कि वो भी क्या करता है, डायरेक्ट साम्राज्य पर आक्रमण करता है, जीत नहीं पाता है। इसलिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा ठंडे होना दो, उसके बाद साइड से इसको खाना शुरू करो। तो उस समय उसके बाद समझ में आ गई, इस महिला ने चंद्रगुप्त मौर्य को मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि वो डायरेक्ट आक्रमण करता है। उसके बाद उसने क्या किया, योजना बनी, ठीक है, उत्तरी पहाड़ी इलाके को खूब सारे, ठीक है, राज्यों को अपने साथ लिया, धीरे क्या किया, आक्रमण करना आरम्भ किया। और एक ऐसा दिन आया कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, कौन भाई, चाणक्य, तो यह विष्णुगुप्त, उसकी सहायता से नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर क्या किया भाई, घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। और मौर्य साम्राज्य का शासक बन बैठा कौन भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने के बाद क्या हुआ, उधर सिकंदर पहले आक्रमण करने के लिए आए, इधर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां पर उस यूनान के राज्य में 4 भागों में बांटा गया। तो उसमें एक शासक था सेल्यूकस ने सपना देखा कि नंद वंश का उन्मूलन हो चुका है, मतलब उसका अंत हो चुका है, हम अब क्या करेंगे, भारत तो जीत लेंगे। इसलिए वो एक सेना बनाता है और सेल्यूकस और किसको पराक्रमण करता है, भारत को पराक्रमण करने के लिए आता है। कब, 305 चाणक्य की सहायता से नंद वंश के घनानंद को हराकर क्या किया, स्थापना की, हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब 305 में युद्ध होता है, 305 ईसा पूर्व, किसके बीच, यूनान के राजा सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच। और ये घमासान युद्ध होता है 305 में, और सेल्यूकस की हार होती है। सेल्यूकस की क्या होती है, हार होती है, और चंद्रगुप्त विजित होता है। चंद्रगुप्त क्या होता है, विजित। और चंद्रगुप्त जीतने के बाद कुछ संधि शर्तें होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या संधि शर्तें होती है, किसके मध्य, सेल्यूकस के मध्य और चंद्रगुप्त के मध्य। संधि शर्तों में सबसे पहली शर्त है वो चीज, ठीक है, भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ, वो किसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य और यूनान के मैसेडोनिया के राजा सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया लेडी हेलेना के बीच। मतलब क्या होगा, सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किया, किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह किया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये पहली शर्त,
अब उस पुत्री का नाम क्या था? लेडी हेलेना। हेलेना को या कारण नहीं लिया, इसका विवाह किया, पहली शर्त। दूसरी शर्त, यहां पर उसने 4 राज्य दिए। यहां पर इस क्षेत्र में कितने? 4 मूल राज्य थे, ईरान इराक तक फैले हुए थे ना, वो दिए। कौन कौन से दिए? एक हेरात जिसको बोलते एरिया, यानी हेरात। एक था जेड्रोसिया, एक था आराकोसिया, और एक था पेरिपेमिस्टाई, एक था पेरिपेमिस्टाई, यानी 4 शब्द। एरिया हेरात, जेड्रोसिया, आराकोसिया, पेरिपेमिस्टाई। ठीक है ना? तो आराकोसिया कंधा, जेड्रोसिया काबुल, पेरिपेमिस्टाई यानी बलूचिस्तान या मकरान। ये 4 मूल क्षेत्र किसको दिए? दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को। 4 क्षेत्र याद है कौन से? जेड्रोसिया, आराकोसिया, हेरात, पेरिपेमिस्टाई। हमारे आम बोलचाल भाषा में कहे तो एरिया हेरात, और उसके बाद में काबुल, कंधा और मकरान या बलूचिस्तान। इन क्षेत्रों को दहेज रूप में किसने दिया भाई? सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। और सेल्यूकस का राजदूत था, किसका? सेल्यूकस का राजदूत। किसका? सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज, जो किसके दरबार में आया? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने लगा, मगध में, पाटलिपुत्र में रहने लगा। कौन भी? मेगस्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी कौन सी भी जानेंगे तो कह सकते हैं भाई विवाह किया किस लेडी हेलेना से। उसके साथ साथ ये भी कौन आ गया? राजदूत था मेगस्थनीज, वो भी इसके दरबार में आया। अब प्रश्न ये उठता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या दिया? तो प्लूटार्क कहता है, कौन? प्लूटार्क कहता है, स्ट्रेबो प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको? सेल्यूकस को क्या दिए? 500 हाथी दिए। क्या दिए? 500 हाथी दिए। और 500 हाथी लेकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जो वहां पर वापस यूनान में जाकर खूब सारे क्षेत्र जीते, हाथी बलबूते पर किसने दी? ठीक है, सेल्यूकस ने। तो ये किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिए? सेल्यूकस को दिए। ये संधि की शर्तें थी, और इस प्रकार क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए किसके? भारत और किसके बीच? इसके बीच। और मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी। सीमाएं बढ़ने कैसे लगी? या ईरान इराक से लगा कहां तक? कर्नाटक तक, और गुजरात, सौराष्ट्र से लगाकर मगध तक, ये संपूर्ण क्षेत्र किसका हो गया? मौर्य वंश का। भारत में पहली बार केंद्रीयकरण राजनीति की स्थापना हुई। आराम सुनना, भारत में पहली बार केंद्रीयकरण राजनीति की स्थापना हुई। भारत में पहली बार केंद्रीयकरण राजनीति, सबसे ज्यादा केंद्रीयकरण राजनीति भारत में स्थापित हुई वो किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। क्या हुआ? भारत के जो संपूर्ण क्षेत्र है ना, वो केंद्रीय जो क्षेत्र है ना, वो पूरा साम्राज्य एक करने का किसी ने कार्य किया ना, केंद्र के रूप किसने किया? मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के यूनान में खूब सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, कुछ इतिहास वहां के लोग उसको सेंड्रोकस भी कहते थे, सेंड्रोकैट्स। ठीक है, कौन कहते हैं? सेंड्रो, ठीक है, स्ट्रेबो वगैरह। कुछ इसको एंड्रोकैट्स कहते हैं, एंड्रोकैट्स। कुछ इसको सेंड्रोकॉप्टस कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नाम यूनान किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ये जानकारी मिलती है। अब बात ये होती है, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के अधिकांश क्षेत्र को जीता, ये जानकारी किससे मिलती है? तो तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ जिसका नाम है नामूर और मुरनानूर। ये दो क्या है? अरनानूर और मुरनानूर, ये दो तमिल शैली ग्रंथ है। इसमें किसकी जानकारी है? चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ भारत को जीता है। ये विदेशी इतिहासकार भी कहता है। कौन? प्लूटार्क कहता है। कौन कहता है? प्लूटार्क।
प्लूटार्क क्या कहता है? प्लूटार्क ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। संपूर्ण भारत को रौंद डाला, संपूर्ण भारत को जीत लिया। किसने भी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जानकारी कौन देता है? प्लूटार्क देता है। इसी प्रकार अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में खूब सारा अकाल पड़ता है और दक्षिण का एक जैन भिक्षु होता है भद्रबहु, और भद्रबहु कहाँ जाता है? उत्तर भारत में मगध जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य कहता है इसका पाप का जो भागीदार है तू है, तो क्या करूँ? उसने कहा जैन धर्म अपना लो और सन्यासी बन के मेरे साथ चलो। तो इस प्रकार में जैन धर्म अपना लेता है और सन्यासी बन के सीधे किसकी ओर आता है? नीचे की ओर आता है, मतलब कर्नाटक की ओर। और कर्नाटक में एक क्षेत्र है स्वर्णगिरी। कौन सा भी? स्वर्णगिरी। और स्वर्णगिरी पर्वतमाला सूत्र है वो है स्वर्णबोलगला। और स्वर्णबोलगला क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या करता है वो? एक विधि अपनाता है, सुलेखना विधि। कौन सी विधि? सुलेखना विधि से क्या करता है वो? प्राण त्यागता है। प्राण कब त्यागता है? 200 ईसा पूर्व। यानी 200 ईसा पूर्व किस विधि से? सुलेखना विधि। कौन सी विधि? सुलेखना उपवास विधि से क्या करता है? प्राण त्यागता है। और उसके बाद इसका पुत्र है ना राजा बनता है। कौन बनता है? बिंदुसार। कौन सा? बिंदुसार क्या बनता है? बिंदुसार राजा बनता है। सुलेखना विधि है क्या? जैन धर्म में जो लोग संन्यास आश्रम में चले जाते हैं और लगभग उसको पूरा कर लेते हैं, उस समय उनके शरीर काम नहीं करता, बीमारी हो जाती है, उस समय वो क्या करते हैं? या इस बूढ़े हो जाते हैं, उस समय क्या करते हैं? धर्म बोध कर भगवान के शरण में जाने के लिए वो क्या करते हैं? उपवास धारण करते हैं, अन्न पानी सब छोड़ देते हैं। और अन्न पानी छोड़ने के बाद कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसको हम क्या? मृत्यु का वर्ण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सुलेखना विधि या उपवास विधि। वास्तव देखा जाए तो एक छोटी सी कहानी घटना है, 2 मिनट की मैं सुनाता हूँ। एक बार एक कोई जैन बुजुर्ग था, उसके 4 पुत्र थे और उसके चारों पुत्र उसको खाना वगैरह नहीं देते, स्थिति बहुत ही नाजुक होगी। उस समय उसने क्या किया? संतारा धारण कर लिया। उसका मित्र उसके पास आया, उसने बोला भाई क्या समस्या है, ये क्या करें, भोजन मिलता नहीं इसलिए संतारा ले रहा हूँ। ऐसी कोई परिघटना है समझाने के लिए। तो उसने मित्र ने दिमाग लगाया, उसने उन पुत्रों को बोला इनका इसके पास बहुत बड़ा सोना का एक बक्सा है, वो मेरे पास है। और मेरे को बोला भाई जैसे मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे उस समय आप मेरे पुत्रों को दे देना, जो ज़्यादा सेवा करेगा उसको हम क्या करेंगे भाई, वो सोने वाला देंगे बॉक्स। तो चारों में से खूब सारे उनकी क्या करने लगे, सेवा वगैरह करने लगे, वापस ठीक हो गए। तो उसके बाद में वो बक्स ला के क्या कर दिया, उसके 4 पाई के नीचे रख दिया। फिर क्या कुछ समय बाद में समय के साथ उनकी मृत्यु होती है और उसको खोल के देखा जाता है, उसमें पत्र निकलता है। इसका मतलब क्या है, जो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि जो वर्तमान समाज में इस प्रकार की पद्धतियों को हम नहीं मानते, लेकिन कुछ धर्म के रूल्स होते हैं उनमें, जैसे जैन धर्म का रूल्स है भाई उपवास या सुलेखना विधि, उसके अनुरूप क्या किया जाता है, प्राण त्यागा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का ये उदाहरण है। इस प्रकार जानकारी मिलती है। तो चलो भी कल हम पढ़ेंगे बिंदुसार। आज का जो मूल प्रश्न है ना वो देख लो, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी किसने लिखी है, मौर्य साम्राज्य के की जानकारी के स्रोत कौन कौन से, क्या प्रश्न हो आज का गृह कार्य प्रश्न है, वो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए कौन कौन से हैं लिखिए। और चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दीजिए। आज का मूल प्रश्न है जो आपको कल हम पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से बिंदुसार, और इसके बाद कुछ 5 मिनट के लिए चर्चा करेंगे कल कुछ अन्य ग्रंथों के बारे में, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके बाद आगे टॉपिक पढ़ेंगे।